जेफरी चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जेफरी चौसर की अगर बात करें, इंग्लिश लिटरेचर के महत्वपूर्ण राइटरों में यह बिलोंग करते थे 14th सेंचुरी से। 14th सेंचुरी के अलावा इनके अगर बर्थ की बात करें तो इनका लाइफ स्पेन जो रहता है 1343 से लेके 1400 तक, यानी इस लाइफ स्पेन में, यानी 57 साल के लाइफ स्पेन में यह इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में इतने महत्वपूर्ण योगदान दिए, क्योंकि उस समय इंग्लिश लैंग्वेज का इतना क्रेज नहीं था। इसी वजह से इन्होंने इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जा रहा है। आइए, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है, इसके अलावा भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क, इसके लाइफ स्पेन, बायोग्राफी पे बात करते हैं। आइए देखते हैं इनकी लाइफ स्पेन को। अगर इनकी लाइफ की बात करें तो बेसिकली बॉर्न जो होते हैं 1343 एडी लंदन इंग्लैंड में। यह कहाँ बॉर्न होते हैं? लंदन के इंग्लैंड में ब्रिटिश राइटर जेफरी चासर रहते हैं, बॉर्न होते हैं। डाइड कहाँ होते हैं? डाइड 25 अक्टूबर 1400 में एट द एज ऑफ 56-57 की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको दफनाया, रेस्टिंग प्लेस कहाँ रहता है? वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में इनको दफनाया जाता है। रेस्टिंग प्लेस वहीं रहता है, वेस्टमिनिस्टर एबे। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन के तौर पे ऑथर थे, पोएट थे, फिलोसफर थे, डिप्लोमेट थे। यह इनके ऑक्यूपेशन 4 तरह के। इनके स्पाउस की अगर देखें तो फिलिपा रॉयट, इनकी फिलिपा रॉयट रहती हैं। उनके 2 बच्चे रहते हैं, एलिजाबेथ चौसर एंड थॉमस चौसर। और इनके पिताजी का नाम क्या रहता है? जॉन चौसर। जॉन चौसर जो रहते हैं बेसिकली इनके लाइफ के ऊपर काफ़ी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, जेफरी चौसर के रूप ऊपर। और ऑथर के रूप में, पोएट के रूप में इन्होंने क्या योगदान दिया, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर इनके वर्क की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क लिखे, तो इस बात को ध्यान रखिए कि इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी योगदान दिया, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। अब देखिए इसके वर्क में सब, वाई ही इज़ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा गया, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली पॉइंट, बिफोर चौसर इंग्लिश वॉज नॉट फैशनेबल। देखिए, चौसर के पहले जो थी इंग्लिश लैंग्वेज फैशनेबल नहीं थी, यानी चलन में नहीं थी। उसकी जगह दूसरी लैटिन लैंग्वेज का काफ़ी बोलबाला था। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पर बात करें, ही रोट इन द वर्नाकुलर ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, और जो इन्होंने लिखा एवरीडे लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को लाने का प्रयास किया। तीसरी पॉइंट देखिए, सिंस मस्ट लिटरेचर एंड साइंस वाज स्टिल रिटेन इन लैटिन। जब तक चौसर नहीं आए थे तब तक जो भी मोस्ट ऑफ द लिटरेचर थे और साइंस से किस में लिखी जाती थी? लैटिन, यानी लैटिन एज ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय यूज होती थी। चौसर रोट हिज स्टोरी इन मिडिल इंग्लिश, न्यू मॉडर्न इंग्लिश। जो मिडिल इंग्लिश में वो अपनी कहानियाँ लिखने लगे और जो नाउ मॉडर्न इंग्लिश के रूप में हमारे सामने आके निखर के रूपों को प्रस्तुत करते हुए मॉडर्न इंग्लिश के रूप में हमारे सामने आई है। ठीक, द पॉपुलैरिटी ऑफ चौसर्स वर्क रिटन इन लंदन डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश गिव राइज टू दिस डायलेक्ट। और जो इंग्लिश डायलेक्ट था और इनके मोस्ट ऑफ द वर्क जो किस इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट में लिखे गए, जिससे इंग्लिश को कहीं ना कहीं समाज में उभरने का मौका मिला। इसी रीजनों की वजह से, क्योंकि इंग्लिश के क्षेत्र में यह ऐसे जो इंग्लिश को बढ़ावा दिए, इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। जो चासर का फर्स्ट मेजर वर्क था, इसको याद रखिएगा, जो चासर का फर्स्ट मेजर वर्क था द बुक ऑफ डचेस। जो बुक ऑफ डचेस रहता है चौसर का फर्स्ट मेजर वर्क के रूप में देखा जाता है। अगर इसके अलावा बात करें मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर की, जिससे ये हमारे 40th सेंचुरी के इंग्लैंड की एक छवि हमारे उभर के सामने आती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि 40th सेंचुरी इंग्लैंड को कैसे, उस समय की क्या कंडीशन थी, क्या सोशल स्टेटस था और किस तरह के लोग उस सोसाइटी में बिलोंग करते थे। इस मास्टरपीस का नाम है द कंट्रीब्यूरी टेल। इसके फेमस वर्क ये है द कंट्रीब्यूरी टेल। तो कंट्रीब्यूरी टेल्स में इन्होंने पूरे पर्टिकुलर 14th सेंचुरी के लिटरेचर, समाज, सोसाइटी, इंग्लैंड को उसने इंक्लूड कर दिया है। तो ये जेफरी चासर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क के रूप में देखा जाता है, द प्रेल्यूड टू कंट्रीब्यूरी टेल्स। ठीक, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब उस अदर वर्क की बात करें, द टेल ऑफ मेलबी।
जो टेल ऑफ मेलबी पे इन्होंने उस समय की सोसाइटी को लेके, उस समय के लोगों के अंदर क्या एंग्जाइटी रहती थी, प्रॉब्लम रहती, उसको लेके इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क लिखा है, द टेल ऑफ मेलबी। इसके अलावा द बात करें द हाउस ऑफ फेम, द हाउस ऑफ फेम इनके मोस्ट ऑफ द फेमस वर्क में लिया जाता है। द हाउस ऑफ फेम में इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, इसको अगर देखें, द हाउस ऑफ फेम में देखिए क्या हुआ है, द रिटेन इन ऑक्टोस्लेबिक कपलेट। द हाउस ऑफ फेम किस में लिखा गया है, ऑक्टोस्लेबिक कपलेट में लिखा गया है। इट इज़ द डायलॉग बिटवीन एन ईगल एंड चौसर। और यह जो रहता है बेसिकली हाउस ऑफ फेम में, तो इस एक कन्वर्सेशन होता है एक ईगल के रूप में और एक चौसर के रूप में। इन दोनों आपस में कन्वर्सेशन को द हाउस ऑफ फेम में इन्होंने लिखा है, और इसका डायलेक्ट जो ऑक्टोस्लेबिक कपलेट के रूप में लिखा गया है। ईगल इज द मेडिवल सिंबल ऑफ कंटेम्पलेशन। जो ईगल होता है मेडिवल सिंबल होता है कंटेम्पलेशन का। द मेन्यू स्क्रिप्ट एब्रप्ट एंड, और जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट या एंडिंग जो होती है बड़ा एब्रप्टली वे में, अधूरी ही बड़ा अनपटा टाइप का एंडिंग हो जाती है द हाउस ऑफ फेम की। अगर इसकी इनके अदर इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो ट्रेलियस एंड क्रेसेडे, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ट्रेलियस एंड क्रेसेडे। इस पर अगर बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। देखिए यह एक मास्टरपीस रहती है ट्रेलियस एंड क्रेसेडे। चौसर greatest sustains narrative and his only complete long poem, यह लॉन्ग पोएम होती है, ठीक। बोकेसियस सेकेंड फेलोस्ट्रोट इज द प्रोबेबली चौसर सोर्स, और जो बोकेसियो के फेलोस्ट्रोट रहती है प्रोबेबली चौसर के इस पोएम को लिखने की सोर्स रहती है, मेन सोर्स। इट इज़ लव स्टोरी, देखिए एक लव स्टोरी के, इट इज़ ए लव स्टोरी सेट अगेन द बैकग्राउंड ऑफ द ट्रोजन वार। ट्रोजन वार के बैकग्राउंड पे इस लव स्टोरी को दिखाते हैं। ट्रोलियस फॉल्स इन लव विथ क्रेसिडा, ए लवली विडो, सी बिकेम ऑफ मिस्ट्रेस ऑफ डायमोडे। डायमोडे की मिस्ट्रेस रहती है और विडो रह जाती है, और उसी के लव अफेयर की बात करते हैं ट्रोलियस एंड क्रेसिडे में। अगर इनके अदर वर्क में बात करें, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन का संपर्क एक है, इन्होंने इसी द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में ही हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। चौसर ने अगर पूछा जाए किस अपने वर्क में हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया है, तो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है, ठीक। अगर लीजेंड ऑफ गुड वुमेन की बात करें, ए सीरीज ऑफ द नैरेटिव अबाउट द फेथफुल वुमेन डिसीव्ड बाय मैन, एक सीरीज होती है फेथफुल वुमेन की जिसको हमारे मैन ने धोखा दे दिया रहता है, उसी को लेके यह लिखते हैं। सच वुमेन इंक्लूड डैडो, लुक्रीसिया, कैलिपेट्रा एंड मेडिया, हाई स्पिरिट प्रोलॉग। और जो इसमें वुमेन रहती हैं डैडो, लुक्रीसिया एंड कैलिपेट्रा, मेडिया, हाई स्पिरिट प्रोलॉग रहती हैं द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में इसमें। और इनके देखिए हीरोइक कपलेट में लिखी गई, इंट्रोड्यूस करते हैं हीरोइक कपलेट में, ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर अदर वर्क की बात करें तो अदर वर्क में आता है द पार्लियामेंट ऑफ फॉलो, ठीक। द पार्लियामेंट ऑफ फॉलो आता है, ठीक। अगर यह जो पार्लियामेंट ऑफ फॉलो है इसमें है 700 लाइन में लिखी गई है, ड्रीम विजन है, रिटेन इन राइम रॉयल। इसको किस में लिखा गया, राइम रॉयल को। स्टेंजा इन 7 लाइन 10th लेवल पे बात करते हैं। इसमें लाइन राइमिंग ABABBCC इसकी राइमिंग स्कीम है। अब देखिए, इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू द सेंट वैलेंटाइन डे, और यह सेंट वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को बनाए थे उसका फर्स्ट रेफरेंस इसी में हमें मिलता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क थे जिसको लेके चौसर काफ़ी उस समय फेमस हुए थे, जिसमें पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स की बात कर लें, चाहे अगर सीरीज ऑफ लीजेंड ऑफ गुड वुमेन की बात कर लें, चाहे ट्रोलियस एंड क्रेसेडे की बात कर लें, और इनका द हाउस ऑफ फेम और मास्टरपीस जो है कैंटरबरी टेल्स, और इसके अलावा द बुक ऑफ डचेस। तो चौसर इन सब राइटरों को लेके काफ़ी 14th सेंचुरी में इंग्लिश डायलेक्ट को काफ़ी आगे लेके आए, और इससे इंग्लिश लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनने में काफ़ी सहायता मिली। तो जेफरी चौसर पे वीडियो था ओवरऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन को लेके। आप हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हम आगे वीडियो बनाने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।